रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं 5 प्रकार की होती हैं: संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अपचयन और उपचयन। रासायनिक अभिक्रियाएं और संयोजन अभिक्रियाएं और वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया है ये आपके 3 प्रकार की होती है। पहली होती है ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, और दूसरी होती है आपकी वैद्युत वियोजन अभिक्रिया, तीसरी होती है आपके प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। ये आपकी वियोजन अभिक्रियाएं 3 प्रकार की होती है: ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, विद्युत वियोजन अभिक्रिया, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। यदि उपचयन और अपचयन दोनों साथ में होती है तो उस अभिक्रिया में रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, उसको भी पढ़ेंगे। और रासायनिक अभिक्रिया है वो तापमान के आधार पर 2 प्रकार की और होती हैं। एक का नाम होता है आपके ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, और दूसरी होती है ऊष्माशोषी, दूसरी होती है आपकी ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया। यानी ये दोनों अभिक्रियाएं आपके ये तापमान के आधार पर है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ये दोनों है तो रासायनिक अभिक्रियाओं में पार्ट, लेकिन ये दोनों तापमान के आधार पर है। अब देखो पहले पढ़ते हैं संयोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। 2 या 2 से अधिक, देखो ये है इसमें मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे। केवल और केवल एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे, उसे हम क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे ए कोई अभिकारक है और बी कोई अभिकारक है, ये 2 या 2 से अधिक अभिकारक हो गए और दोनों मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, मानो कोई सी उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, तो ये आपकी संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, जैसे हम किसी कोयले का दहन कर रहे हैं, तो कोयले का दहन करेंगे तो किसी वस्तु को जलाने के लिए ऑक्सीजन सहायक होती है, और ये कोयला है, इन दोनों को हमने जलाया तो क्या बन गया? CO2 बन गया। क्या बन गई? CO2 बन गई। जो ये चीजें लिखी है इसको बोलते हैं फिजिकल स्टेट बोलते हैं। एक अलग से वीडियो बनाएंगे 10-12 मिनट का, समीकरण को संतुलित करना, जिसके अंदर वो आप इंपॉर्टेंट है उसके अंदर सारा बता देंगे। इसको बोलते हैं फिजिकल स्टेट। जैसे ये आपका कार्बन है सॉलिड स्टेट में, ऑक्सीजन आपकी गैस स्टेट में, और ये आपकी गैस है तो हमने G लिख दी। ये 4 होते हैं, S सॉलिड के लिए, G गैस के लिए, ये लिक्विड द्रव्य के लिए होता है, एक्वियस के लिए। संतुलित रासायनिक समीकरण पढ़ेंगे तो उस समय आप उसको विस्तृत रूप से बता दें। ये देखो जल का निर्माण, ये हाइड्रोजन का 2 अणु लिए हमने, एक 2 अणु ऑक्सीजन के लिए, इस प्रकार से हमने जल का निर्माण किया है। लेकिन अभिकारक या दोनों में देखो, दोनों रिएक्शनों में क्या है? अभिकारक आपका यह क्या है? 2 है। इसमें भी एक या एक से अधिक है, इसमें भी एक या एक से अधिक है, तो ये दोनों में क्या हो रहा है? सिंगल उत्पाद बन रहा है, सिंगल उत्पाद बन रहा है। और 2 या 2 से अधिक आपके पास क्या है? अभिकारक है। इसमें भी 2 या 2 से अधिक अभिकारक है, तो ये आपकी संयोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया है ये आपका संयोजन अभिक्रिया के विपरीत है। उसमें क्या था? जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और इसमें क्या है? जब एकल अभिकर्मक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी संयोजन और वियोजन एक दूसरे को अपोजिट है।
डेफिनेशन में देख लो और इसमें देख लो। जैसे मान लो ये कोई एक कलर विकल्प है और इसको आप वियोजित कर रहे हो या फिर तोड़ रहे हो। वियोजन का मतलब भी तोड़ना होता है। जैसे ये तोड़ करके आप बी प्लस सी में नए उत्पाद बना रहे हैं और ये आपका एक अभिकार है। और आपको पता ही है वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। उसमें वियोजन अभिक्रिया यानी जब किसी अभिकारक को उष्मा देकर के तोड़ा जाता है या फिर वियोजित किया जाता है तो उसे उसमें वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब अभिकारक को उष्मा द्वारा वियोजित किया जाता है तो फिर हम क्या कहेंगे, उसमें वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे ये चूना पत्थर बोल दो, ये चूना पत्थर होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं इसको। जब इसको अत्यधिक गर्म किया जाता है, उष्मा का मतलब गर्म करना, अत्यधिक गर्म किया जाता है तो ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है और ये CO2 गैस है, ये बनती है। वो चूना पत्थर को आपने अत्यधिक गर्म किया, गर्म करने से 108 बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया और एक बन गया आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगला देखो विद्युत वियोजन अभिक्रिया होती है। अभिकारक को जब विद्युत धारा प्रवाहित करके वियोजित किया जाता है तो उसे विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। विद्युत धारा के प्रवाहित होने के कारण होने वाला वियोजन या फिर किसी अभिकारक के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करके उसको वियोजित किया जाता है तो उसे विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये आपका कोई अभिकारक ले लो, आप जल के अंदर क्या कर रहे हो, विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हो तो एक तो हाइड्रोजन का अणु अलग हो गया और ऑक्सीजन का अणु अलग हो गया तो ये आपकी विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी। देखो इसमें सब में तीनों में देखो एक चीज मिल रही है आपको, इनके अभिकारक एक ही मिल रहा है, देखो इसमें भी एक मिल रहा है, लेकिन आपको उत्पाद है यानी कि आपको प्रोडक्ट है 2 या 2 से अधिक मिलेंगे तो वो आपकी वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी। अब ये प्रकाश वियोजन अभिक्रिया देखो, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन यानी सनलाइट की उपस्थिति में होने वाला वियोजन है वो आपको क्या कहलाएगा, प्रकाश वियोजन कहलाएगा। जैसे AgCl है, इसको हम आपने क्या किया है, सनलाइट की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश को तो सनलाइट बोलेगी, इसका उपयोग आपने श्याम सफेद फोटोग्राफी में उपयोग होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1-2 बार एग्जाम पूछी गई है तो इसको आप बड़ा गौर से देख लेना, ये आपके एग्जाम में आ सकती है। विस्थापन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व होगा वो कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपका फेरस है, इसको लोहा बोलते हैं, लोहा है, लोहा क्या है, अधिक अभिक्रियाशील तत्व है और कॉपर आपका क्या है, कम है। ये क्या कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट हमें बताइए कि कॉपर तांबा होता है, तांबा लोहे की तुलना में कम क्रियाशील तत्व है तो ये क्या करेगा, इसको विस्थापित कर देगा, कॉपर की जगह खुद चला जाएगा और कॉपर को वहां से हटा देगा तो कॉपर हट जाएगा, कॉपर अलग बन जाएगा और ये बन जाएगा आपका फेरस सल्फेट। और अगली अभिक्रिया आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में उत्पादकों का निर्माण 2 यौगिकों में, जैसे 2 यौगिक है, दोनों यौगिकों के आयनों के बीच आदान प्रदान होगा, ये बात याद रखना है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पादों का निर्माण है 2 यौगिकों के आयनों के बीच आदान प्रदान होता है, उसे हमें उस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये आपका क्या है, सोडियम सल्फेट है और ये बेरियम सल्फेट है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, आयनों का आदान प्रदान होगा तो ये बनेगा आपका BaSO4 और NaCl। अगली अभिक्रिया आपकी उपचयन और अपचयन। उपचयन और अपचयन भी संयोजन और वियोजन अभिक्रिया की तरह ही है, ये भी एक दूसरे के ऑपोजिट होती है, बस एक को याद करो दूसरी ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। उपचयन यानी पदार्थों में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसमें क्या हो रही है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है और हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है, इनकी हाइड्रोजन की क्या हो रही है, कमी हो रही है तो उसे हम उपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। और अपचयन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की क्या होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी और हाइड्रोजन की क्या होगी, वृद्धि होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे,
अपचयन रासायनिक अभिक्रिया। जैसे मानो यहाँ पे कार्बन है, ऑक्सीजन का जुड़ गया, यहाँ पे ऑक्सीजन की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो इसका मतलब ये कौन सी होगी आपकी अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया होगी। यहाँ पे अभिक्रिया होगी आपकी उपचयन अभिक्रिया होगी। और यहाँ पे देखो आप, ये कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड से कॉपर से ऑक्सीजन निकल गया, इसका मतलब ऑक्सीजन की कमी हुई, और ऑक्सीजन की कमी हुई तो कौन सी अभिक्रिया होगी आपकी अपचयन अभिक्रिया। ये थोड़ा सा ध्यान दे लेना, एक एक एग्जाम्पल याद कर लेना। आपके हर बार कोई क्वेश्चन पूछा जाता है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, या फिर उस रासायनिक अभिक्रिया को आपको उदाहरण सहित समझाइए। तो ये आपके रासायनिक अभिक्रिया है, जितनी भी है हमने एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक एक या दो एग्जाम्पल दे के और विद परिभाषा के साथ आपको समझा दिया है। आप दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव कि हमारे दैनिक जीवन में कहाँ है उपचयन अभिक्रिया लागू होती है, या फिर कहाँ देखने को आपको मिलती है। संसरण, संसरण जैसे जब कोई धातु आर्द्रता, नमी, वायु के संपर्क में आती है तो संक्षारित हो जाती है। संक्षारित मतलब खराब होनी शुरू हो जाती है, या फिर जंग लग जाता है। जब कोई धातु है, आर्द्रता है, वायु है, पानी है, या फिर आपकी नमी है, अम्ल है आदि के संपर्क में आती है तो वे धातु आपकी संसारित होनी शुरू हो जाती है। क्या होनी? संसारित होनी शुरू हो जाती है, तो उसे हम संसारण कहते हैं। ये एक अपचयन अभिक्रिया का ही एक अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि ऑक्सीजन के संपर्क में आएगी और ऑक्सीजन के वायु के नमी के संपर्क में आएगी तो एक रिएक्शन करेगी और वस्तुएं खराब होनी शुरू हो जाएगी। जैसे लोहा आपका अति अभिक्रियाशील तत्व है, तो ये सीधा लोहे पर क्या लगती है, जंग लगनी शुरू हो जाती है और एक हरी कलर की परत बन जाती है और लोहे को नष्ट कर देती है। इसीलिए जो लंबे समय तक जो पुल है, ब्रिज है, काफी समय तक चलने के बाद उनको असुरक्षित घोषित कर दिया जाता है। चांदी पर काली परत चढ़ जाती है, तांबे पर हरी परत चढ़ना, ये सब संसारण के ही एग्जाम्पल है। विकृत गंधता ये होती है हमारे खाद्य पदार्थों में से, खाने वाले पदार्थों में वसा युक्त तेली पदार्थों, तेली वसा युक्त खाद्य सामग्रियों वायु के संपर्क में आने, ये बात आपको जरूर याद रखना है कि वायु के संपर्क में आने पर खाद्य पदार्थ है वो उपचयित हो जाते हैं, तो जिससे उनका स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है, उसे हम विकृत गंधता कहते हैं। जैसे अचार होता है, अचार के डब्बे को आप कांच के डिब्बे में या फिर किसी प्लास्टिक के डिब्बे में पैक रहते हो, घर वाले मना करते हैं कि आपको हाथ से नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि आजकल थोड़ी बहुत नमी होती है और उसके अंदर चली जाती है, जिससे उसको एक ब्राउन कलर की परत बन जाती है और उसके अंदर बैड स्मेल आने लग जाती है। उसके बचाव के लिए हमें चम्मच की सहायता से लेना चाहिए और उसको कांच के डब्बे के अंदर बंद रखना चाहिए, और या फिर वायु रोधी कोई बर्तन के अंदर उसको रखने से क्या है, जल्दी खराब नहीं होता है। और देखा होगा आपने मार्केट में चिप्स की थैलियां आती है और फूली हुई आती है। फूली हुई क्यों आती है? क्योंकि उसको खराब होने से या फिर विकृत गंध से बचने के लिए उसके अंदर नाइट्रोजन नाम की गैस भर दी जाती है, जिसके कारण क्या है, वो जल्दी खराब नहीं हो और खाने वाले को समस्या पैदा नहीं हो। अब ये है संसारण के इतने हैं, लेकिन कभी कभार क्या एक दो नंबर का पूछ किया जाता है कि संसारण का बचाव क्या है, तो ये बता दो आप। पेंट करके, ऑयल लगा करके, और विकृत गंधता के बचाव में पूछ सकता है तो बता देना भाई वायु रोधी बर्तन के अंदर रख के, जिससे कोई भी वस्तु है, खाद्य पदार्थ है तो कांच के डिब्बे के अंदर रख करके इसको इस प्रकार से विकृत गंधता